वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओडिशा स्टेट की जो 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसके बारे में मैं आप सभी स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको स्टेट कोटे की जो काउंसलिंग होगी तब आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से आपको करना है, किस प्रकार से आपको चॉइस फिल करनी होगी कॉलेजों की, किस प्रकार से आपको लॉकिंग का सिस्टम करना होगा, किस प्रकार से आपको सीट अलॉटमेंट करना होगा, किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, किस प्रकार से आपको फाइनल सबमिशन करना है और जो ओडिशा स्टेट की सीट मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं और जो 2020 की जो कट ऑफ क्या रहने वाली है उस बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके पास समय समय पर आती रहे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो जो ओडिशा स्टेट में 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग अथॉरिटी का नाम है ओडिशा जॉइंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेल्स ओडिशा द्वारा जो 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो कंडक्ट कराई जाती है। टोटल MBBS की सीट्स देखें 950 MBBS सीट्स हैं और 150 सीट्स हैं जो BDS सीट्स हैं ओडिशा स्टेट में। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को जो ओडिशा स्टेट की जो 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूं। यदि आपकी एज 70 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आपकी एज 70 ईयर्स से कम है तो आप इस काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। सेकेंड लिख रखा है कि यदि आपकी एज 25 ईयर्स से अधिक है तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मिनिमम एज 70 और मैक्सिमम एज 25 होनी आवश्यक है, तब आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। तो आपका जो पूर्ण मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप जो ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हो। इसमें बताया गया है कि जनरल कैटेगरीज जो भी बिलोंग करते हैं उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 12th स्टैंडर्ड में आपके 50% मार्क्स होने आवश्यक हैं। इसी तरह SC ST की बात करें तो 40 और जो PH कैटेगरी से आते हैं हैंडीकाप्ड उनके 45% होने आवश्यक है। अब मैं आप सभी स्टूडेंट को काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं कि ओडिशा स्टेट की जो 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले क्या होती है, ओडिशा स्टेट में कट ऑफ लिस्ट है वो जारी की जाती है। ये जो कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं ODJEE के द्वारा जारी की जाती है कट ऑफ लिस्ट, जिसे ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा जारी की जाती है। और यही क्या करती है, 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है ओडिशा की यही भी कंडक्ट कराती है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है MCC कराती है, इसी प्रकार जो यही कराती है ODJEE है वो ओडिशा स्टेट की जो काउंसलिंग है कंडक्ट कराती है। जैसे ही कट ऑफ लिस्ट जारी करती है उसे आप सभी स्टूडेंट मेरिट लिस्ट भी बोलते हैं और ये कट ऑफ लिस्ट तैयार होती है नेम ऑफ एप्लीकेशन के द्वारा, डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट के द्वारा, कैटेगरी के द्वारा तैयार होती है, नीट ऑल इंडिया रैंक के द्वारा होती है और आपके ओडिशा स्टेट में क्या स्टेट रैंक रही है उसके द्वारा ये कट ऑफ लिस्ट है तैयार होती है। जैसे ये कट ऑफ लिस्ट तैयार होती है, यदि आपका नेम इस कट ऑफ लिस्ट में आ जाता है तो आप 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबल है। यदि आपका नेम इस कट ऑफ लिस्ट में नहीं आता है तो आप इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं हो। मान लो कि जैसे कि अनरिजर्व्ड के लिए 600 नंबर जाते हैं, 600 नंबर जाते हैं इस कट ऑफ लिस्ट में। यदि आपके 599 भी रह गए तो आप इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। आप जैसे इसके बेसिस पे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। मानो कि इस कट ऑफ लिस्ट में किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद वो क्या काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले जाना चाहता है तो सबसे पहले वो लॉगिन करेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है ओडिशा की www.odisha.com पर उसे लॉगिन करना होगा। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपके पास ऑलरेडी होंगे, जब आपने NTA का फॉर्म भरा होगा तो इससे आप रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे उसके बाद आपको जो भी सेकंड स्टेप के बारे में बात करता हूँ। सेकंड स्टेप है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का सिस्टम। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ कि चॉइस फिलिंग किस प्रकार से होती है। तो मान लो कि ये 2 कॉलम है और 2 कॉलम में तो आपके रैंक और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज क्या करे जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे अपने मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग। और इधर एक क्या होगा, एक बटन होगा जो बटन क्या करता है
ऐड का काम करता है। तब आपको यदि मान लो कि आपको ये कॉलेज पसंद आता है तो आप इस बटन को, जो ऐड वाले बटन को प्रेस करते हो तो ये कॉलेज इधर आ जाता है। मान लो कि ये वाला आपको पसंद आ गया, जैसे आपने 7-8 कॉलेज हैं वो आपने को पसंद आ गया, तो जो ये पसंद वाले कॉलेज है वो दूसरे वाले कॉलम में आ जाते हैं। और इधर क्या होता है, 3 और बटन रहते हैं। फर्स्ट बटन करता है रिमूव का काम, सेकंड बटन करता है अप का काम और थर्ड बटन करता है डाउन का काम। यदि आपको ये लगता है कि अब आपको बाद में ये पसंद नहीं आता है कॉलेज, आप इस बटन से इसे हटा सकते हो। यदि आपको ये लगता है इस कॉलेज को मुझे ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए तो आप उस कॉलेज को प्रायोरिटी देने के लिए इस बटन से आप ऊपर कर सकते हो। और इसको लगता है कि इसे मुझे नीचे करना चाहिए कॉलेज को, उसके बाद आपको ये नीचे कर सकते हो। तो ये चॉइस फिलिंग का हो गया। तो लॉकिंग के बारे में बताएं तो लॉकिंग में क्या होता है कि आपने जब ये कर लेते हो आपको बाद में क्या करना होता है, लॉक करना होता है। यदि आपने एक बार लॉक कर दिया आप उसके बाद एडिट नहीं कर पाओगे, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले ही एडिट सोच समझ के कर लेना है, क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद आपको फिर से एडिट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो आपको कौन सा कॉलेज रिमूव करना है, कौन सा कॉलेज आप ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे करना है, वो आपको लॉक करने से पहले आपको चॉइस फील के दौरान ही आपको ध्यान से रख लेना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर की बात करते हैं सीट अलॉटमेंट की। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब चॉइस फिल कर लिया, चॉइस लॉक कर लिया, उसके बारे में बात आएगी सीट अलॉटमेंट की। तो क्या होता है कि उसके बाद क्या राउंड होंगे, सीट अलॉटमेंट के लिए राउंड होंगे। राउंड फर्स्ट होगा, राउंड सेकंड होगा, मॉपअप राउंड होंगे। और उस राउंड में आपको जो कोई सीट अलॉट की जाएगी आपके मार्क्स व रैंक के अकॉर्डिंग पे। तो आपको जो आपने चॉइस फिल करा होगा, आपने चॉइस फिल के दौरान जो जो भी कॉलेज आपने भरे होंगे, आपको उनमें से कोई सा मेडिकल कॉलेज है वो अलॉट कर दिया जाएगा। और अलॉट करने के बाद आपको जैसे ही कोई भी मेडिकल अलॉट हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जैसे आपको किसी कॉलेज में आपको मेडिकल सीट मिल जाती है, मेडिकल सीट मिलने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट लेके जाने के बाद वहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे इसके अंदर काउंसलिंग के दौरान, मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हो गया, आपको क्या होगा बाद में रिपोर्टिंग करने का मौका मिलेगा। विजिट आप उस जो भी मेडिकल कॉलेज में आपको मेडिकल सीट्स मिली है उसमें आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो ये थी काउंसलिंग के बारे में कि ये काउंसलिंग प्रोसेस थी। तो आपको काउंसलिंग जो प्रोसेस में अच्छी तरह ध्यान देना है, आपको चॉइस फिल आराम से करना है कि आपको ये नहीं आपने जल्दीबाजी में आपने चॉइस फिल अलग कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया बाद में, आपको तो लॉक करने से पहले आपको पूरा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं क्या डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन कौन से नहीं लेके जाने हैं। तो सबसे पहले बात करें नीट अलॉटमेंट लेटर जो आपके पास आया होगा कॉलेज की तरफ से, जो नीट अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना है। सेकंड बात करें नीट एडमिट कार्ड, तो नीट एडमिट कार्ड आपके पास आपने डाउनलोड करके रखा होगा। इसके बाद है नीट मार्कशीट, जो आपका स्कोर कार्ड है नीट का जो 2020 का, वो आपको लेके जाना होगा। उसके बाद 30 पासपोर्ट कलरफुल फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। 5th नंबर की बात करें 10th मार्कशीट, 6th नंबर की बात करें 12th मार्कशीट, 7th नंबर की बात करें गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 8 नंबर की बात करें आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसे टीसी कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको 9th नंबर की बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 10th नंबर का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 11th नंबर की बात करें कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 12th नंबर की बात करें इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 30 नंबर की बात करें आधार कार्ड की कॉपी आपके पास अवश्य होनी चाहिए। और फिर 40 नंबर की बात करें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपको मेडिकल सीट्स होंगी तब आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो अब हम बात करेंगे ट्यूशन फ़ीस के बारे में कि गवर्नमेंट कॉलेज की क्या ट्यूशन फ़ीस है, उसकी क्या फ़ीस है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ कि जो मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसकी ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो 70,000 रुपीज़ उसकी 70,000 रुपीज़ है उसकी टोटल फ़ीस। और जैसे कि अलग से और भी आपके पैसे लगेंगे, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होगी उसके पैसे लगेंगे टोटल, जैसे कि जिम होगी, स्पोर्ट्स हो गया, कोई और भी लाइब्रेरी हो गई, उसके लगा के टोटल मिला के 30,000 रुपीज़ आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में लगने वाली फ़ीस है। तो अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ की मैं बता दूं आप सभी स्टूडेंट को, मैंने कल ही वीडियो
पब्लिश करी है तो आप जाके उसे दे सकते हो। और मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में उड़ीसा की, तो आप जाके उसे देख सकते हो। इस चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और नीट से रिलेटेड वीडियो, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो नीट से जो भी रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ, चाहे कोई काउंसलिंग से अपडेट आती रहती है जल्दी कोई, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।